सातवत ई लर्निंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपको लगातार कुछ ना कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस देते रहेंगे और आप लोग इनको रेफ़र करके आप अपने स्टडीज़ को और आसान बना सकते हैं। यूट्यूब का चैनल यहाँ पे लिंक शेयर किया हुआ है। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है या तो क्लिकेबल नहीं है तो सातवत ई लर्निंग अगर ये सर्च करेंगे यूट्यूब में तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। हमारे चैनल का लोगो कुछ इस तरह है। तो आइए आज जानते हैं आज कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हर एक चीज़ के पीछे कंसेप्ट हुआ करता है, तो अकाउंटिंग के भी कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है और बतौर अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स ये सारे कंसेप्ट्स को आपको हमेशा याद रखना बहुत ज़रूरी है। आज मैं कोशिश करूँगा ये सारे कंसेप्ट्स को मैं इजीली बहुत अच्छे एग्जांपल्स के बेस करके मैं आपको बता पाऊँ, और अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप फर्दर रेफ़र भी कर सकते हैं और दूसरों को भी बोल सकते हैं। तो आ जाइए देख लेते हैं कि कौन से कंसेप्ट्स होते हैं जो अकाउंटिंग में हमें फॉलो करना रहता है। सबसे पहले बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, देन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट, देन मैचिंग कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट्स। मैं कोशिश करूंगा ये सारी चीज़ों को बहुत आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आ जाते शुरू करते हैं। सबसे पहले बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें ये बताता है कि जो बिजनेस और बिजनेसमैन है वो दोनों डिफरेंटली एग्जिस्ट करता है, दोनों अलग होते हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। आप अगर घर से बाहर निकलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो दुकानें होते हैं या तो जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उनका खुद का एक नाम होता है। मान लीजिए अगर मैं एक बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ तो क्या मैं उस बिज़नेस का नाम सूरज अग्रवाल दूंगा? नहीं, सूरज अग्रवाल मेरा नाम है। अगर मैं मेरे दुकान का या शॉप का नाम अगर मैं सूरज अग्रवाल देता हूँ तो इससे मेरा शॉप या तो मेरा बिज़नेस किस नेचर का है वो डिफ़ाइन नहीं होगा। अगर मैं एक फ़र्नीचर का दुकान शुरू कर रहा हूँ, फ़र्नीचर का बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, तो मैं इसका नाम दे सकता हूँ सूरज अग्रवाल एंड फर्नीचर्स। तो इससे आपको इजीली पता चलता है कि ये जो बिज़नेस है ये फ़र्नीचर सेल करता है। तो इसीलिए बिज़नेस और बिज़नेसमैन दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों में कोई संबंध नहीं है। इसलिए आप कोई भी दुकान में अगर देखोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दुकान के नेचर के हिसाब से उस दुकान का नाम रखा जाता है। जो आपके बिजनेसमैन है उसके नाम से बिजनेस, सिर्फ उसके नाम से बिजनेस नहीं होता है। इसलिए बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट होते हैं। इसे हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं। ओके, इसके पीछे ना एक बहुत मज़ेदार कहानी है, वो कहानी मैं आपसे शेयर करता हूँ। सोलोमन नाम के एक बिजनेसमैन थे जो अपना एक कंपनी खोलती है, सोलोमन एंड कंपनी। अब लोगों से पैसे उधार लेके वो कैपिटल लगाता है और बिज़नेस शुरू करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो बिज़नेस में लॉस खा जाता है। तो जिनसे वो पैसे उधार लिए थे वो उस पर केस करता है कि मेरे हमसे पैसे लेकर इन्होंने बिज़नेस शुरू किया था, अब ये हमें पैसे नहीं लौटा रहे। तो सोलोमन ने क्या किया, अपने ही कंपनी के खिलाफ, सोलोमन एंड कंपनी के खिलाफ सोलोमन खुद ने जो है केस दायर किया। क्या केस दायर किया कि सोलोमन एंड कंपनी मुझसे पैसे उधार लेके बिज़नेस शुरू किया है, हमें बिज़नेस के पैसे में से मेरा जो भाग है वो कैपिटल हमें चाहिए, मुझे चाहिए। तो जब कोर्ट पे केस गया तो कोर्ट पे जो जज थे वो बहुत आश्चर्य हो गए। तो उन्होंने सोलोमन को पूछा कि आप अपने ही कंपनी पे कैसे केस डाल सकते हो? आपने ही पैसा लगाया है, आपने ही बिज़नेस शुरू किया है, आपने बिज़नेस करके आपने नुकसान उठाया है, तो आप अपने पैसे को मांगने के लिए आप कैसे केस कर सकते हैं? तो सोलोमन मुस्कुराते हुए कहता है कि सर, अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट होता है जिसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं, जहाँ पे बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट होता है। तो मैं और मेरा बिजनेस दोनों अलग हैं और मैंने मेरे बिजनेस से पैसे मांग रहा हूँ, तो ये जायज़ है। तो
ये बात प्रूफ होता है और ऐसे सोलोमन जो है वो केस जीत जाता है और सोलोमन एंड कंपनी के जो भी एसेट्स है वो बेचने के बाद उसे पैसे मिलते हैं और बाद में वो फिर से नया बिजनेस शुरू करता है। ये बहुत प्रख्यात केस है सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस, जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। तो आई थिंक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपको समझ में आया। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को सिंगल एंटिटी कंसेप्ट भी कहा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इवेंट विच डज नॉट हैव मॉनेटरी वैल्यू कैन नॉट बी कंसिडर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बहुत साफ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैसे ट्रांजैक्शंस हम नहीं लेंगे जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। हम वही ट्रांजैक्शंस को कंसिडर करेंगे जो मॉनेटरी टर्म्स में उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे इमोशंस वगैरह हम जर्नल एंट्री या तो ट्रांजैक्शन को कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ओके, हम अगर कुछ बार्टर सिस्टम में, जैसे कि हम लोगों ने कुछ लेने के पहले हमने कुछ देना है, तो ठीक वैसे ही हमारे ट्रांजैक्शन में, बिजनेस में, हम कुछ लेने के बदले हम पैसे देते हैं या तो कुछ बेचने के लिए पैसे लेते हैं। तो लेन देन का हिस्सा है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और वो मनी में मेजर होना चाहिए। कोई भी इमोशंस हमारे यहाँ पे अकाउंट्स में एंट्री नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ड्यू टू डिफरेंट एंटिटी बिजनेस नेवर एंड्स थ्रू द ओनर डाइज और चेंजेस, इट्स ए ऑन गोइंग एक्टिविटी। जैसे कि सिंगल एंटिटी कंसेप्ट में हमने क्या जाना था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में, कि बिजनेस और बिजनेसमैन डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली अगर बिजनेसमैन गुजर भी जाते हैं तो बिजनेस बंद नहीं होती है, ये चलता ही जाता है, जिसे हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहते हैं। जैसे कि रिलायंस कंपनी जो है वो धीरूभाई अंबानी जी ने बनाया था। तो धीरूभाई अंबानी जी ने जो ये रिलायंस कंपनी बनाया था, लेकिन उनके जाने के बाद कंपनी नहीं बंद पड़ा, कंपनी चलता ही गया और अब जो है वो उनके जो बेटे हैं वो उनके कंपनी को संभाल रहे हैं। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, business should have specific accounting period. It should have a fixed time span to ascertain profit or loss. देखिए, कोई भी बिजनेस जो है उसमें हम लोग प्रॉफिट या तो लॉस निकालते हैं। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये निकालने का एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। और ये अकाउंटिंग पीरियड जो है वो नेचुरली 1 साल का होता है। आइदर इट स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी 1 टिल 31 दिसंबर, या तो फिर अकाउंटिंग पीरियड जिसे कहते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होता है। आप इन बिटवीन कभी भी 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते हैं और इसीलिए इसे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहा जाता है। तो कोई भी बिजनेस जो है वो 1 साल बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के अपने पोजीशन को दर्शाता है। तो इधर हमारे जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 365 डेज़ होते हैं और ये मंथ्स में हम नहीं दिखाते हैं कि जनवरी में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, फिर फरवरी में बनाया और ऐसे करते करते 12 महीने में 12 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ कॉस्ट कंसेप्ट। The concept of cost is historical in nature as it is something which has been paid on the date of acquisition and does not change year after year. इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो पहले एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद उसका जर्नल एंट्री किया जाता है। जो भी चीज़ें आपने पे किए हैं, जिस वजह से पे किए हैं, वो कभी भी आइंदा फ्यूचर में वो चेंज नहीं होता है। वो जितने रुपए में आपने ट्रांजैक्शंस किया था वही वैल्यू में वो ट्रांजैक्शंस दिखाया जाता है, जिसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड मेथड कहते हैं। तो ये हो गया आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में क्या होता है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ ए डुअल और टू फोल्ड इफेक्ट। फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी इक्वल एंट्री ऑफ क्रेडिट ऑल्सो। मतलब अगर आप एक डेबिट करते हैं और तो इसके पीछे एक दूसरा क्रेडिट होना बहुत ज़रूरी है, तो इसे कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो हर एक डेबिट के लिए एक
क्रेडिट होना चाहिए और दोनों का वैल्यू जो है वो सेम होना चाहिए। इसलिए जो तराजू में दोनों साइड में जैसे वजन सेम होता है वैसे डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट भी सेम होना चाहिए। इसे हम कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। आ जाते हैं नेक्स्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन और रियलाइजेशन। द रेवेन्यू फॉर ए बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज़ रियलाइज्ड। इसका मतलब ये है बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन है वो तब तक हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं जब तक वो रियलाइज़ नहीं होता है। मान लीजिए आपने एक दुकान चालू किया है और आप दुकान में बैठकर बहुत मज़े से सोच रहे हैं कि कल मेरा 2 करोड़ रुपए का सेल होगा, लेकिन आपके गोदाम में जो है, आपके शॉप में जो है, वहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 लाख रुपए का सामान है और आप बैठ के क्या सोच रहे हैं कि आपका 2 करोड़ का सेल होगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब तक वो 2 करोड़ का सेल नहीं होता है तब तक आप उस सेल को ट्रांजैक्शन के तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब तक कोई चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रहा है तब तक आप उसे जर्नल एंट्री नहीं कर सकते। इसे कहते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो आपको समझ में आ रहेगा ये फ़ोटो देखकर। अब आ जाते हैं मैचिंग कंसेप्ट। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विथ रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। जितने भी आप एक्सपेंसेस करेंगे उस अकाउंटिंग पीरियड में वो आपके रेवेन्यू के साथ मैच होना चाहिए, टैली होना चाहिए। देखिए जैसे कि मैंने इसके पहले कहा कि टैली अपना डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में हर एक डेबिट के लिए क्रेडिट होता है और दोनों सेम होना चाहिए। तो इसी को हम लोग मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं कि दोनों साइड सेम होना चाहिए। ओके, तो आई थिंक ये जो फ़ोटो है इससे आपको समझ में आ रहा है कि डेबिट में एसेट्स और एक्सपेंसेस को लिखा जाता है और क्रेडिट्स में लायबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी और रेवेन्यू को लिखा जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, एसेट प्लस एक्सपेंसेस शुड बी इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी प्लस रेवेन्यू। इसे हम लोग कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। अब आ जाते हैं फुल डिस्क्लोज़र। देखिए हम बिज़नेस करते हैं, ओके, अब बिज़नेस करते हैं, यहाँ पे हम लोग सोल ट्रेडिंग फर्म नहीं कह रहे, सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, बुक कीपिंग कर रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में, जहाँ पे हम लोगों से पैसे लेकर थ्रू शेयर इशू और डिवेंचर या तो फिर बैंक लोन लेके हम लोग बिज़नेस शुरू करते हैं। तो जब हम लोग बिज़नेस करते हैं तो हमारे 1 साल के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? ताकि हमें ये पता चले भाई कितना प्रॉफिट हुआ या तो कितना लॉस हुआ। ये सिर्फ मेरे जानने से नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे बिज़नेस के साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि मेरे बिज़नेस में क्या परफॉर्मेंस है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ऑल मटेरियल एंड रिलेवेंट फैक्ट्स concerning financial performance of an enterprise must be fully and completely disclosed in the financial statement and their accompanying footnotes. क्यों ये करना है? बिकॉज हमने लोगों से पैसे लिए हैं, लागत लगाया, कैपिटल डाला है, तो उनका भी तो इंटरेस्ट रहता है ना कि भाई मैंने पैसे डाले तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है। गवर्नमेंट को भी एक दिलासा देना पड़ता है कि भाई मेरा प्रॉफिट सही है तो मैं आपको समय पर टैक्स भरूंगा। या तो फिर जो बैंक हमने जहाँ पे जाके कैपिटल कलेक्ट किया वो बैंक भी तो देखेंगे ना कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है, ताकि जो लोन लिया वो चुकता कर पाए। इसीलिए हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स कि फुल डिस्क्लोज़र होना बहुत ज़रूरी है, और ये फुल डिस्क्लोज़र अगर आप नहीं करोगे तो आप लोगों का भरोसा नहीं जीत सकते हो। इसलिए अकाउंटिंग में फुल डिस्क्लोज़र होना चाहिए। अब आ जाते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में। कंपैरिजन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज विद द वर्किंग ऑफ अदर एंटरप्राइज पॉसिबल when accounting policies and practices followed by enterprises are uniform and are consistent over the period of time. इसका मतलब ये है कि अगर आपने पहले साल में फीफो मेथड यूज़ किया है इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए, तो दूसरे साल भी फीफो ही यूज़ करेंगे, तीसरे साल भी फीफो ही यूज़ करेंगे। इसी को आप कंसिस्टेंट लेवल पे लेके जाते हैं। और ये कंसिस्टेंसी क्यों चाहिए? क्योंकि बिज़नेस में हम हमेशा कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है। दोनों का बेस अगर सेम नहीं रहा, दोनों के पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस अगर सेम नहीं रहा, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। इसीलिए कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहते हैं। अब आ जाते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ए कॉन्शियस अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड इन ascertaining income so that profit of the enterprise are not overstated. एक ऐसा अप्रोच हम यूज़ करते हैं, अडॉप्ट करते हैं इनकम को ascertain करने के लिए,
ताकि हमारा जो कंपनी का प्रॉफिट है वो ज़्यादा ओवरस्टेटेड ना हो। जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ क्यों फॉलो किया जाता है, दिस इज़ डन सो एसेट एंड रेवेन्यूज़ आर नॉट ओवरस्टेटेड, मतलब ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। लाइबिलिटीज़ एंड एक्सपेंसेस आर शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड, मतलब कम नहीं होना चाहिए। देखिए, आप अगर एसेट या तो रेवेन्यू को बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। अगर आपने लाइबिलिटीज़ एंड एक्सपेंसेस को कम कर दिखा दिया तो भी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन दोनों हालात में आपका प्रॉफिट जो है गलत दिखेगा, जो नहीं होना चाहिए। इसलिए कंजर्वेटिज्म मेथड फॉलो करना चाहिए, जहाँ पे आप अपने एसेट्स, रेवेन्यू, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस सबको सही तरीके से सही वैल्यू में दिखा सकते हैं। आ जाते हैं मटेरियलिटी कंसेप्ट। अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट्स, इमटेरियल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम शुड नॉट बी मेड। जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे कि जो ऑडिटर है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करता है, उसमें अगर कोई आप ऐसा इन्फॉर्मेशन दिखाया जो इमटेरियल है, जो आपके इनकम को गलत दिखाता है, तो ऐसी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। इस दौरान आपको अपने साथ अपने बिजनेस में मटेरियलिटी फैक्ट्स को दिखाना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपने वड़ा पाव का बिज़नेस शुरू किया है, दिन में आप 100 वड़ा पाव बेचते हो, तो आप अगर उस बिज़नेस में ऐसे दिखाते हो कि आपने 20 लाख रुपए का एक फ्राइंग मशीन ख़रीदा है जिससे आप वड़ा फ्राई करते हो, तो ऑब्वियसली इट इज़ टोटली इमटेरियल, क्योंकि 100 वड़ा तलने के लिए आपको 20 लाख की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे इमटेरियल फैक्ट्स आप नहीं दिखा सकते। इसे हम कहते हैं मटेरियलिटी कंसेप्ट। Last one is objectivity. Accounting transactions should be recorded in an objective manner, free from the bias of accountants and other. देखिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं पैसे के, और पैसे में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है, या तो गलत हो जाता है, मिस्टेक्स हो जाते हैं, या तो आप अकाउंट्स में फेर बदल कर सकते हैं, अकाउंटेंट बायस होके काम कर सकता है। तो ये नहीं होना चाहिए। हर एक ट्रांजेक्शन्स बायस फ्री होना चाहिए, हर एक ट्रांजैक्शंस ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो ऑब्वियसली आपका जो अकाउंटिंग है वो फ्री फ्रॉम एनी मिस्टेक्स होता है, फ्री फ्रॉम एनी एरर होता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए और उस तरीके से अकाउंट्स को संभालना चाहिए। तो आई थिंक ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स मैंने क्लियर किए हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू, बाय बाय।